कि वो लोग पूरी नौकरी करें 58 साल की उम्र तक। ये जनरल बिपिन रावत की खुद का इंटरव्यू है, उनके शायद आखिरी के महीनों के अंदर उनका ये इंटरव्यू है। और यही नहीं, सिर्फ उन्होंने सैनिकों के लिए नहीं बल्कि उन्होंने सीनियर ऑफिसर्स के भी रिटायरमेंट एज उन्होंने कहा 59 ईयर्स होना चाहिए, जनरल्स का 60 ईयर्स का होना चाहिए। तो जब जनरल बिपिन रावत जैसे हमारे, उनसे ज्यादा तो कोई भी नहीं कह सकते कि क्वालिफाइड है। कल हमारे तीनों हमारे सेनाओं के अध्यक्षों ने बयान दिया, तो क्या वो सभी के सभी जनरल बिपिन रावत की सोच के खिलाफ में जा रहे हैं? आज हम सरकार से पूछते हैं कि क्या उन्होंने जो सर्कुलर और जो बिपिन रावत जी की जो सोच थी उसको क्या अनुसरण करने की कोशिश करी? जब हमारे सेना के अभी के सर्विंग जनरल्स, पुराने जनरल्स, बहुत सारे लोग, जितने भी विशेषज्ञ हैं, सब ये कहते हैं कि इतनी जल्दी रिटायर नहीं करना चाहिए, तो सरकार ने 17 वर्ष में जो रिटायर होते थे उसकी जगह अब 4 वर्ष में रिटायर कर रहे हैं, जिसमें ये कहते थे कि इनको 58 वर्ष तक के इनको रिटायर करना चाहिए। अब जो है सरकार उनको मात्र 21 वर्ष के ऊपर रिटायर कर रही है, तो इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती है। तो हम अंत में फिर से सरकार से कहना चाहते हैं कि कम से कम सीडीएस जनरल बिपिन रावत कि कम से कम उनका अपमान ना करें, उनकी सोच का और उनकी इच्छा का अपमान ना करें, ये हम सरकार से कहना चाहते हैं। धन्यवाद। सर, मेरा सवाल है कि कल आप ही की तरफ से बयान दिया गया कि जो भी प्रोटेस्टर हैं, जो वायलेंस में पाए जाएंगे, जिसके ऊपर एफआईआर है, उनको आपकी सेना में जगह नहीं मिलेगी। क्या आप इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हैं? देखिए, हमारा बड़ा साफ कहना है कि कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि ये एजिटेशन, सत्याग्रह गांधीवादी तरीके से होना चाहिए, वायलेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ साथ में हम लोग सरकार को ये कहते हैं कि सरकार भी आज की स्थिति से जिम्मेदारी से, अपनी जिम्मेदारी से सरकार नहीं बच सकती है, क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजती है। सरकार का ये फर्ज था कि इस प्रकार की स्कीम लेकर के आने से पहले व्यापक चर्चा करते और पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस करते। युवा जो अपने 2 वर्षों से, जब से भर्ती बंद है, जब से तैयारी कर रहे हैं और सरकार उनके जख्म पे नमक छिड़क रही है और उनके मेहनत का और बेरोजगारी का अपमान एक तरीके से कर रही है, तो ये दोनों हाथ से ताली बजती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। ये हम सरकार को कहना चाहते हैं और साथ में ये भी कहना चाहते हैं कि इसके अंदर हमारे सभी युवकों को सत्याग्रह का और गांधीवादी तरीके का से अपना एजिटेशन करना चाहिए। देखिए, हम लोग जंतर मंतर पर कल भी हम लोगों ने सत्याग्रह किया था और अग्निपथ के विषय को लेकर के किया था। आज जंतर मंतर पर कांग्रेस के देश से सभी नेता यहां पर जमा हो रहे हैं और पुलिस से हम लोगों ने बाकायदा परमिशन मांगी थी। कल हमने कहा कि आप हमें बताएं, ये हमारा अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है कि हम इसका विरोध प्रदर्शन करें। दोनों चीज़ों का, एक तो अग्निपथ की स्कीम का भी, और जिस तरीके से कांग्रेस के मुख्यालय के ऊपर हमला किया गया और जिस तरीके से राहुल जी को तंग करने के लिए, कांग्रेस की छवि धूमिल करने के लिए ईडी का प्रेशर आ रहा है, इन दोनों तीनों चीज़ों को लेकर के हम लोग इसके खिलाफ में सत्याग्रह कर रहे हैं और जंतर मंतर पर हम कर रहे हैं। पुलिस ने से परमिशन मांग करके कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि हम लोग, कांग्रेस पार्टी संविधान में, कानून में विश्वास करती है। हम कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते, लेकिन हम अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे और लोकतंत्र के अंदर हम लोगों का अधिकार है कि हम लोग अपने कहीं भी किसी भी तरीके से अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ में हम लोग प्रदर्शन, धरना करें। ये लोकतांत्रिक अधिकार है हमारा। सर, 2 चीजें, एक तो जैसे अग्निपथ पे सरकार ने साफ कर दिया है कि ये योजना वापस नहीं होगी, तो कांग्रेस का क्या एक्शन प्लान इस पे रहने वाला है, एक, और दूसरा कि राहुल जी से पूछताछ का चौथा दिन है। शुरुआती 3 दिनों में हमने देखा कि वो कांग्रेस दफ्तर आए और फिर एक 5 निकालने की कोशिश हुई, जिसकी इजाजत नहीं मिली और फिर वो आगे गए। तो आज क्या वो सीधे ईडी दफ्तर जाएंगे या क्या वो जंतर मंतर पहुंच सकते हैं? देखिए, यहाँ पे एआईसीसी तो नहीं आएंगे वहाँ पे जाने के लिए, और ईडी ऑफिस तक मार्च का भी हम लोगों का अभी का कोई कार्यक्रम नहीं है। और जो हम लोगों का कार्यक्रम है वो सत्याग्रह का है जंतर मंतर पे, दोनों चीज़ों को लेकर के। और आज शाम को हम लोग राष्ट्रपति जी से भी मिलने जा रहे हैं और अग्निपथ को वापस लेने के लिए और
कांग्रेस के मुख्यालय पे जिस तरीके से हमला हुआ है उसके खिलाफ, और हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, उनको जिस तरीके से तंग किया गया उसके खिलाफ, और ईडी का जिस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है सरकार के द्वारा कांग्रेस की आवाज और हमारे नेता की आवाज को दबाने के लिए, उसके खिलाफ। देखिए, बड़ी अजीब सी बात है कि जनरल वीके सिंह खुद अपने एज को बढ़ाने के लिए अदालतों के दरख्वास्त लगाते थे, रिटायरमेंट एज बढ़ाने के लिए। आज जब सैनिकों का रिटायरमेंट एज कम कर दिया है तो उसका स्वागत कर रहे हैं। इसी संदर्भ में मैंने अभी कहा कि जनरल विपिन रावत ने 2020 के अंदर वीर गति पाने से कुछ ही महीने पहले उन्होंने ये बड़ा स्पष्ट कहा था कि हमारे सैनिकों को सिर्फ 17 साल के बाद रिटायर कर दिया जाता है और हमारे सैनिकों की रिटायरमेंट एज 58 वर्ष तक होनी चाहिए। ये जनरल विपिन रावत ने कहा, और ये सर्कुलर उस वक्त जो इशू हुआ था, ये सर्कुलर भी मैंने आपको अभी बांटा है, और जो इंटरव्यू उन्होंने दिया है वो भी मैंने कहा है। तो दुख की बात यह है कि जो हमारे देश के पहले सीडीएस हैं, उनकी इच्छा को और उनकी सोच का अपमान ये सरकार कर रही है, और जो उनकी इच्छा और उनकी सोच का अपमान जो सरकार कर रही है वो अपने आप में गलत काम कर रही है। जनरल विपिन रावत से बेहतर शायद फौज की कोई बेहतरी और नहीं चाह सकता। जनरल विपिन रावत का खुद ये कहना है कि हमारे सैनिकों को 58 वर्ष की उम्र तक काम करने का मौका मिलना चाहिए, और उसके ऊपर उन्होंने सर्कुलर निकाल करके उसकी शुरुआत करी थी। तो ये सरकार क्यों नहीं उसको इंप्लीमेंट करती? सर, मंत्रियों की जिस तरह से बयान आ रहे हैं, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी नेता उनका बयान हो या एमओएस होम का बयान हो, इस पर कांग्रेस पार्टी की क्या? देखिए, ये बड़े दुख की बात है कि बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान ये सभी पॉलिटिकल लोग दे रहे हैं। मैं इनको भी बुरा नहीं मानता, क्योंकि इन लोगों का कोई से या कोई रोल इस स्कीम को बनाने के अंदर नहीं है। तो कुछ चंद ब्यूरोक्रेट्स अपने एयर कंडीशन कमरे में बैठ करके बगैर चर्चा करे ये स्कीम को बना देते हैं, और उसके बाद में अपने पॉलिटिकल लीडर्स को कहते हैं कि आप इसको बचाव करें। तो जिनको जितना समझ में आएगा वो उतना उस हिसाब से बोलेंगे। कैलाश विजयवर्गीय ने इन लोगों को अपने ऑफिस के अंदर चौकीदार रखने के लिए कह करके इनको अपमान करने की कोशिश करी। तो अलग अलग तरीके से हमारे जो पॉलिटिकल लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनसे मैं कहूंगा कि लोगों की भावनाओं को समझे, युवाओं की भावनाओं को समझे, और अपनी पार्टी के अंदर इन लोगों की बात को उठाएं और वापस इसको अग्निपथ स्कीम को लेकर के जाने के लिए दबाव अपनी पार्टी में बनाएं। मैं उनको, जितने भी पॉलिटिकल लोग भाजपा के अंदर हैं, उनको मैं कहना चाहूंगा। नहीं, हम तो अभी से कह रहे हैं, आज राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं, और हम इस तरीके की पार्टी नहीं है कि 1 रैंक 1 पेंशन का था वादा, ना रैंक ना पेंशन का है इरादा। तो हम लोगों जो वायदा करते हैं वही हमारा इरादा होता है। हम इनकी तरह नहीं है। सर, आप कह रहे हैं कि ये भी स्कीम जो है ये ब्यूरोक्रेट्स ने बनाई है। इससे पहले तमाम फैसलों में भी कांग्रेस का यही बयान रहा, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन हो, ये सब जो है ब्यूरोक्रेट्स लेके आते हैं। क्या आप बताना चाह रहे हैं कि जो सरकार है ब्यूरोक्रेट चला रही है, राजनेता नहीं चला रहे? पहला सवाल। दूसरा, ये ईडी को लेके आपका सेलेक्टिव लीकेज हो रही है, क्या जो सेलेक्टिव लीकेज हो रही है उसको क्या कांग्रेस सही मानती है? बिल्कुल गलत है। सिलेक्टिव लीकेज के खिलाफ में मैंने अभी बताया है कि विवेक तनखा ने हमारे लीगल डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस भेजा है निर्मला सीतारमन जी को, अमित शाह जी को और राजनाथ सिंह जी को, और ये बताया है किरण रिजिजू जी को, ये बताया है कि ये सेलेक्टिव लीकेज नहीं होना चाहिए, और किस तरीके से ये सेक्शन 66 पीएमएलए के खिलाफ में जाता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स इसमें साइट करी गई हैं कि सेलेक्टिव लीकेजेस नहीं होनी चाहिए, और क्यों सेलेक्टिव लीकेज होने से इन्वेस्टिगेशन कैसे प्रभावित होता है, और ये पब्लिक ट्रायल नहीं होना चाहिए, और नरेटिव सेट करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए जो कि सेलेक्टिव लीकेज से करी जा रही है। और इसके खिलाफ में हम लोगों ने हमारे विवेक तनखा जी ने लिख करके भेजा है। दूसरी बात जो आपने कहा है कि ब्यूरोक्रेट्स का इस सरकार के अंदर
जो दखल है और जो पूरी पॉलिसी के ऊपर उन लोगों का बनाने का कब्जा है। हमारा देश लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अंदर सबसे महत्वपूर्ण लोगों की सोच और लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स की होनी चाहिए, ना कि एग्जाम पास करके आए हुए बाबुओं की, ब्यूरोक्रेट्स की होनी चाहिए। लोकतंत्र के अंदर अगर चुने हुए प्रतिनिधियों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता तो लोकतंत्र फिर किस बात का? फिर तो सिर्फ एग्जाम हो और एग्जाम के अंदर जो पास हो जाए वही अपने देश के अंदर पॉलिसीज बनाएं। इलेक्शंस तो फिर क्यों हम पैसा इलेक्शंस के ऊपर, सरकारी और हम लोगों का पैसा क्यों इलेक्शंस के अंदर खर्च हो? अगर लोकतंत्र के अंदर चुने हुए प्रतिनिधियों की ही से ना हो, पार्लियामेंट के अंदर ही इंपॉर्टेंट चीजों का डिस्कशन और डिबेट ना हो, सेलेक्ट कमिटीज के सामने ही अगर इंपॉर्टेंट चीजों की डिबेट और डिस्कशन ना हो, तो फिर लोकतंत्र किस बात का रह जाएगा? और इसीलिए हम कहते हैं कि ये कोई एक चीज को आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। हमारे प्रमुख विपक्षी पार्टी के दफ्तर पर जो हमला होता है, पुलिस अंदर आती है, तो वो भी लोकतंत्र खत्म करने की साजिश। चुने हुए प्रतिनिधियों का कोई भी किसी भी प्रकार की कोई से पॉलिसी के अंदर ना हो, यह भी लोकतंत्र खत्म होने की निशानी। प्रधानमंत्री तो हमेशा से इस बात को कहते आ रहे हैं। जब 3 काले कानून लेकर के आए थे उस वक्त भी यही कहते थे कि इनको गुमराह किया जा रहा है, इन लोगों को जो प्रदर्शनकारी थे उनको खालिस्तानी बताया गया, फिर उसके बाद में वापस लिया, माफी मांगी। नोटबंदी के टाइम के ऊपर भी यह कहा गया कि इस नोटबंदी से काला बाजारी कम हो जाएगी, 2 नंबर का पैसा कम हो जाएगा, उल्टा होना शुरू हो गया। तो ये प्रधानमंत्री पहले बताएं कि वो जितनी भी पॉलिसीज वो लेकर के आए, कोई एक पॉलिसी बता दे जो सक्सेसफुल हुई हो। यही तो हम कह रहे हैं कि सिर्फ अधिकारियों से ही बात करी गई है। लोकतंत्र के अंदर सिर्फ अधिकारी नहीं होते हैं, लोकतंत्र के अंदर अधिकारी से ज्यादा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, जनता होती है। क्या ये अग्निपथ की स्कीम का डिस्कशन किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लोगों के बीच में या पार्लियामेंट में या सेलेक्ट कमेटी में कहां पर पे हुआ है? मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से हमारे जनरल विपिन रावत का ये टोटली उल्टा कहना था। नोटबंदी में 60 बदलाव 50 दिन में किए गए। आपने जो कहा ना कि अच्छी स्कीम्स प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, तो नोटबंदी में 60 बदलाव 50 दिन में करे गए। जीएसटी के अंदर 376 बदलाव 10 महीने में किए गए। तीनों जो काले कानून किसानों के थे पूरे के पूरे वापस ले लिए गए। सीएए का रूल्स अभी तक के 2.5 साल के बाद नोटिफाई नहीं हुए और अग्निपथ के अंदर पिछले 5 दिनों के अंदर 11 बदलाव किए गए। तो ये जितने भी बड़े बड़ी चीजें करी गई हैं, ये बगैर सोचे समझे, जब प्रधानमंत्री जी बगैर पब्लिक डिस्कशन, बगैर पब्लिक डिस्कोर्स, बगैर चुने हुए प्रतिनिधियों के जब करेंगे और सिर्फ अधिकारी एयर कंडीशन कमरों में बैठेंगे तो यही होगा। धन्यवाद। थैंक यू।